तो लास्ट टाइम हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन शुरू किया था, इनफैक्ट फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट करना शुरू किया था। परमुटेशन आज सच अभी नहीं आया, तो हमने सिर्फ फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा था। तो अब ये क्वेश्चन है, जो चीज हमने लास्ट में सीखी थी उसका ही एक क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर n such that factorial 33 is divided by 2 to the power n, राइट? तो n क्या होना चाहिए इस केस में? तो सोचिए जी, जरा बताइए। हमने डिस्कस किया था इस बात को, नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे। पिछला लेक्चर दोबारा से देखने की जरूरत है आप लोगों को, एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो हमने डिस्कस ये किया था कि अगर फैक्टोरियल 33 है तो हम 33 को, और 2 टू द पावर n हमको ढूंढना है, यानी कि n ढूंढना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे और जो कोशेंट आने वाला है बस वही लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 कोशेंट आएगा। बाकी जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको भूल जाएंगे, ठीक। फिर इस जो 16 कोशेंट आया फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। फिर 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो फिर 4 आ गया। 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आ गया। और 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। बस अब इसके बाद 1 से डिवाइड करो, 2 से करोगे तो काम खत्म हो गया। तो अब इन सारी सबको आप ऐड कर लो तो कितना हो गया, 30 और 31, ठीक है। तो ये जो इसका मतलब फैक्टोरियल 33 में अगर हम 2 की पावर देखें तो n इज इक्वल टू जो है 33 आएगा। ये क्यों आएगा, कैसे आया था, ये चीज हमने पिछली बार डिस्कस की थी। 33 लिख दिया मैंने, जो कि मैंने खुद ही वहां नीचे 31 लिखा है, तो क्योंकि वो 33 का हम निकाल रहे थे। तो आंसर इज बेसिकली योर 31। ओके, मान लेते हैं कि अब आपसे सवाल ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज इन फैक्टोरियल 100, ठीक है जी। कितने जीरोज होंगे इस फैक्टोरियल 100 के अंदर, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई ये जीरोज आएंगे कैसे, है ना। भाई जीरोज जो आएंगे वो कैसे आ रहे होंगे भाई, जीरो तब आएगा जब 10 मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब 10 मिलने के लिए आपको 2 इंटू 5 चाहिए। अच्छा, अब एक चीज और समझने वाली बात है, जब हम फैक्टोरियल 100 लिख रहे होंगे तो अलग अलग नंबर्स मिल रहे होंगे आपको, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फैक्टोरियल 100 लिखूं तो इसमें क्या हो रहा होगा, जैसे फैक्टोरियल 100 में लास्ट लेक्चर में हम देखा था कि भाई 2 की पावर जो है वो 97 आएगा, ठीक। उसके बाद प्लस इनटू सम इंटीजर्स थे, है ना। तो अब साथ में कुछ 3 की पावर्स भी आएंगी, मान लीजिए 3 की पावर a आ गई। ऐसे ही उसमें कुछ, क्योंकि वो सारे ऑड नंबर्स थे ना, तो ऐसे ही 5 की पावर भी कुछ आ रही होंगी। फिर आप इसको b लिख देते हैं, 7 की पावर c आ रही होंगी, फिर 11 की पावर d आ रही होंगी, एंड सो ऑन, ऐसे करके ऑड नंबर आते रहेंगे। तो अब हमने देख लिया था कि भाई 2 की पावर कैसे आई थी, जैसे ही हमने डिवाइड करना है, जहां पे फैक्टोरियल 33 था अभी हम फैक्टोरियल 100 को किया था हमने। तो ऐसे ही मैं 3 की पावर भी निकाल सकता हूं, 3 से डिवाइड करना शुरू कर दूं, जो कोशेंट आता जाएगा उसको मैं वापस दोबारा 3 से डिवाइड करता चला जाऊंगा। तो अब हमें, लेकिन हम इंटरेस्टेड किस में, हम सिर्फ अब क्योंकि हमें जीरोस पूछे हैं तो हम सिर्फ और 2 और 5 की पावर में इंटरेस्टेड हैं कि वो कितने आएंगे, ठीक है ना। तो अब 2 की पावर तो हमको पता है कितनी आने वाली है, तो 5 की और देख लेते हैं। तो 5 के लिए क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20। फिर 20 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 4। अब 4 बाई 5 तो कुछ
फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो 5 की पावर्स होंगी वो 24 होंगी, ठीक है। अब 5 की पावर होंगी 24 और 2 की पावर होंगी 97, 2 की पावर होंगी 97, 5 की पावर होंगी 24, बाकी औरों की भी होंगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, है ना, क्योंकि ये 3 भी होगा, उसमें 7 भी होगा, 11 भी होगा सब। लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो सिर्फ 10 के अंदर है, और 10 के अंदर 2 और 5 ही होते हैं। तो अब हमें जीरोस कितने होंगे भाई, जितने 5 के साथ 2 निकाल पाऊंगा उतने ही जीरो होंगे। तो इसका मतलब 2 की पावर 24 और 5 की पावर 24, इनसे ही मुझे जो है जीरोस मिलेंगे। और इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास टोटल जीरोस होंगे कितने, टोटल होंगे 24 जीरोस। अब आप देखो, अगर आपको ये तरीका नहीं पता हो तो आप निकाल नहीं पाओगे, ये मतलब कैलकुलेटर के लिए भी ये आंसर निकालना बहुत भारी हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है ये 24 आपका आंसर आएगा। अभी लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। आपने सबसे पहले क्या किया, मैं दोबारा समझा देता हूं। आपने ये देखा कि भाई जीरो आता कैसे, जीरो आता है 10 के कारण, और 10 कैसे आता है, वो 2 इंटू 5 के कारण आता है। तो जितने 5 की पावर आई उतनी ही हम 2 की पावर से उठा लेंगे, और मतलब इन दोनों का जो है हम बेसिकली HCF ले लेंगे, है ना। तो बस वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि भाई 2 की पावर 97 आएगा, 5 की पावर 24 आएगा, तो बस हमारा आंसर क्या हो गया, 24 जीरोस जो है हमारा आंसर होगा। अब अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम उससे पूछ सकते हैं। ओके जी, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं नंबर ऑफ वेज टू काउंट। आप काउंट कैसे करते हैं जनरली, है ना। तो मान लेते हैं मैं आपको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कितने गोले बनाए मैंने, जरा आप जल्दी से मुझे बताएं कितने गोले बनाए। बेसिकली आप सभी ने मुझे इसका आंसर बिल्कुल सही बताया, और जो कि 20 है ना, ये 20 है टोटल। तो हमने करा क्या भाई, 5 इधर है और 4 ये है, तो 5 इंटू 4 करके हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। आप में से किसी ने भी इसको 5 + 5 + 5 ऐसे करके नहीं किया, है ना। आंसर तो तब भी आना था। तो बेसिकली अब हम जो करने वाले हैं ना, वहां पे यही है कि हम कब मल्टीप्लाई करेंगे और कब एडिशन करेंगे, ठीक है। दोनों के में डिफरेंस होगा, पर अब आपको ये समझना होगा क्वेश्चंस में कि भाई आंसर आपका मल्टीप्लिकेशन से आएगा या आपका आंसर जो है एडिशन से आएगा। ये चीज का हमें ख्याल रखना है। तो बस इसीलिए ये थोड़ा सा आपको मैंने कराया, ठीक। हम बात करें नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन ट्रेवल फ्रॉम टाउन 1 टू टाउन 3 वाया टाउन 2, ठीक है। अब आप हैं, मान लीजिए आपको जो है यहां से, लेट्स से आपको बॉम्बे जाना है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अब आप देहरादून में बैठे हो, आपको बॉम्बे जाना है। तो अब आप क्या है, आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, है ना। मान लीजिए आप टाउन 1 में बैठे हैं, तो वहां से टाउन 2 के थ्रू होते हुए आपको टाउन 3 में जाना है, ठीक है। तो मान लीजिए इस टाउन 2 तक आपके पास 2 रास्ते हैं जाने के, कहीं से भी आप जा सकते हैं, कोई भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद टाउन 2 से टाउन 3 जाने के लिए मान लेते हैं हमारे पास 3 रास्ते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो उनमें से भी कोई भी आप चूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको टाउन T1 से टाउन T3 तक जाना है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, ये जरा आप मुझे बताएं। अगर आपको टाइम T1 से T3 तक जाना है और वाया T2 है, तो यहां से T1 से T2 जाने के 2 तरीके हैं, उनमें से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। और जब आपने एक चूज कर लिया, तो आपके पास
T3, मान लीजिए मैंने ये वाला चूज कर लिया, लेट्स से मैं इसको A1 बोल देता हूं और इसको मैं A2 बोल देता हूं, ठीक है, और इसको मैं B1, B2 और B3 बोल देता हूं, ऐसा, ठीक है। तो मैंने अगर A1 चूज कर लिया तो मैं आगे T3 तक कोई भी एक चूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? B1 से चला जाऊं या B2 से चला जाऊं या B3 से चला जाऊं, तीन तरीके हो गए। A1 अगर मैंने चूज किया उसके बाद भी मेरे पास तीन ऑप्शन है T3 तक पहुंचने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने A2 चूज कर लिया होता तो भी मेरे पास तीन ही तरीके थे भाई, मैं B1 चूज कर लूं या B2 चल दूं या B3 चल दूं। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए ना। तो इसीलिए आपका आंसर कैसे आ रहा है? 2 into 3 करके आपका आंसर आ रहा है। T1 से T2 जाने के दो तरीके और T2 से T3 जाने के तीन तरीके, तो आपके पास टोटल 6 हो गए। सेम ही चीज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आपके पास, मान लीजिए आपको एक पार्टी में जाना है, ठीक है। अब पार्टी में जाने के लिए आपके पास तीन टॉप हैं, ठीक है, और लेट्स से 4 बॉटम्स हैं। बॉटम्स अब कुछ भी हो सकती है, मतलब उसमें आप जीन्स भी हो सकती हैं, आपके पजामे भी हो सकते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है, मतलब आपके पास, मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ऐसा कुछ होता है, मुझे तो नाम भी नहीं पता उनके, ठीक है। तो अब आपको अगर पार्टी में, आप कितने तरीके से तैयार हो सकते हैं? अब बताओ मुझे कितने तरीके से तैयार हो सकते हैं, ये तुम आंसर फटाफट दे दोगे, है ना। तो आपको पार्टी में जाने के तरीके कितने हो गए? 3 into 4 यानी कि 12 हो गए। तो अब आपका आंसर जो है देखो मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है ना। अब इसी चीज को अगर हम जनरलाइज कर दें तो आपके पास मान लीजिए एक T1 ऑप्शन है, एक T2 ऑप्शन है, एक T3 ऑप्शन है, एक T4 ऑप्शन है, कुछ ऐसा है। यहां से यहाँ के दो, यहां से यहाँ के तीन, और यहां से यहाँ के दो, ऐसा मान लेता हूं मैं। तो आपको T1 से लेके T4 तक जाने के कितने तरीके हुए? 2 into 3 into 2। बस इस तरीके से आप जो है अपना आपका काम कर पाएंगे, है ना। तो अब देखो, आप अगर यहाँ पे 2 + 3 + 2 करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो आपको मल्टीप्लीकेशन से ही आंसर आ रहा है। अब आप ये चीज समझेंगे इस चीज को, है ना। चलो अब आपको पिक्चर दिखाने ले चलते हैं, ठीक है। ऑल दो तुम्हारी एज में या मतलब तुम्हारी क्लासेस में बच्चे जनरली नहीं जाते हैं ना, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं भाई टाइम वेस्ट नहीं करना, तो फिर भी चलो ले चलते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास सिनेमा हॉल है, ठीक है। अब सिनेमा हॉल में एंट्री के मान लीजिए 3 रास्ते हैं और एग्जिट के लेट से 4 हैं, ठीक है। तो आप कितने तरीके से मूवी देख के बाहर निकल सकते हो? बताओ भाई, कितने तरीके से मूवी देख के बाहर निकल सकते हो? ये 12 वेज हो गए, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते कुछ ऐसा, थोड़ा सा ऐसा चेंज करें कि आपके पास टोटल 5 डोर्स हैं, ठीक है। सिनेमा हॉल में एंट्री के लिए 5 डोर्स हैं, लेट्स से 5 डोर्स फॉर सिनेमा हॉल। तो आप किसी भी डोर से एंट्री कर सकते हो, किसी भी डोर से एग्जिट कर सकते हो, है ना। तो तब आप कितने तरीके से पिक्चर देख सकते हो, मतलब जाके अंदर जाके बाहर आ सकते हो? बताओ भाई। 5 डोर्स हैं, 5 से आप एंटर कर सकते हो और 5 से ही आप एग्जिट कर सकते हो, तो टोटल 25 है। लेकिन अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं, अब मैं ये कहता हूं कि भाई जिस डोर से आपने एंट्री करी उससे आप एग्जिट नहीं कर सकते, तब कितने तरीकों से आप पिक्चर देख के बाहर आ सकते हो, ये बताओ। इस रिस्ट्रिक्शन को दोबारा समझ लो
मैंने ये कहा कि आपके पास सिनेमा हॉल में टोटल 5 डोर्स हैं। अब उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप जिस डोर से एंट्री करेंगे उससे आप एग्जिट नहीं कर सकते। तब आप कितने तरीके से सिनेमा हॉल में घुस सकते हो और पिक्चर देख के बाहर आ सकते हो, ये पूछ रहा हूं मैं आपके पास क्या हो रहा है। एंट्री आप 5 में से किसी भी डोर से कर सकते हो, पर जिस डोर से आपने एंट्री कर ली अब आप उससे एग्जिट नहीं कर सकते। तो एग्जिट करने के लिए आपके पास एक कम हो गया है ना। तो टोटल वेज जो है आपके पास कितने हो गए, 5 × 4 यानी कि 20। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें मिलेंगी यहाँ पे कि भाई कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगी होंगी है ना, उनका भी आपको ख्याल रखना होगा। मान लीजिए मान लीजिए आपके पास D1 D2 D3 D4 D5 ये डोर्स हैं। ठीक है, अब आपके पास एंट्री करने के लिए 5 में से आप किसी में से भी एंट्री कर गए। ठीक है, अब मान लीजिए आपने D3 से एंट्री कर ली। अब इससे आपने एंट्री तो कर ली, तो एंट्री तो के लिए तो आपके पास 5 वेज है ना। ठीक है, क्योंकि किसी से भी आपने एंट्री कर ली तो आपने फाइनली चूज कर लिया मैं D3 से एंट्री कर रहा हूं, पर एंट्री करने के तरीके तो 5 थे ना आपके पास, 5 ऑप्शन थे आपके पास जिसमें से आप जा सकते थे। लेकिन जैसे ही आप एग्जिट की बात करोगे अब आपके पास D3 जो है बंद हो गया, क्योंकि आप उससे एंट्री कर चुके हो, तो अब यहां से नहीं जा सकते अब आप। तो अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे, 4 बचे कि नहीं, D1 D2 D4 D5, तो टोटल 4 बचे। तो इसीलिए जो आंसर है आपका ये 20 ये वाला इसलिए आ रहा है। मान लेते हैं आपके पास एक फेयर कॉइन है। ऑफ कोर्स फेयर कॉइन का मतलब क्या होता है, हेड और टेल कोई भी आ सकता है ना। वो पिक्चर वाला जो शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन के पास था वैसा वाला कॉइन नहीं कि दोनों तरफ हेड ही है ना। ऐसा फेयर कॉइन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा ऐसे। तो आप जब एक बार कॉइन को टॉस करते हो तो आउटकम कितनी आती है, आउटकम इन 1 टॉस आपके पास कितनी होती है, 2 होती है ना। या तो हेड आ जाएगा ये या फिर टेल आ जाएगा। ठीक है, एच और टी, हेड या टेल, यही होता है। टॉस अगर आप एक कॉइन को 2 बार करो, टॉसिंग ऑफ 1 कॉइन ट्वाइस, तब आपके पास क्या क्या होती है भाई। आपने पहला कॉइन भी टॉस किया, ये पहला है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। फिर आपने दूसरा बार उसको किया, मान लीजिए पहले वाले में हेड आ गया था, तो फिर अगर हेड आया था तो दूसरी बार उछालोगे तो या फिर से हेड ही आएगा या फिर टेल आएगा। ऐसे ही अगर आपका पहली बार में टेल आ गया था तो अब आपने जब दोबारा उछाला तो फिर से या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपके पास कितने तरीके हो गए भाई, एक एच एच हो गया, एक एच टी हो गया, एक टी एच हो गया और एक टी टी हो गया। तो टोटल आपके पास 4 हो गए है ना, 4 वेज। ठीक है भाई, बताइए यहां तक समझ। अब अगर आप 3 टाइम्स टॉस करते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स टॉस करते हैं, तब क्या हो रहा होगा। तब भी कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही होगी कि भाई पहले वाले में आपका हेड आएगा या टेल आएगा, दूसरे वाले में फिर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यहाँ पे आपने देख ही लिया कि भाई या तो हेड आ रहा है या फिर टेल आ रहा है। अब जब आप तीसरा करोगे तो फिर से आपके पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा। फिर यहाँ पे भी वही हो रहा होगा, हेड आएगा या टेल आएगा। यहाँ पे भी वही हो रहा होगा, हेड आएगा या टेल आएगा। और यहाँ पे भी वही हो रहा होगा, हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या आपके इसको क्या बोलते हैं, ट्री डायग्राम बोलते हैं। ठीक है,
तो आपके पास क्या क्या तरीके हो गए भाई, अगर मैं इन तीनों को ले लूं यहां से यहां या उल्ट, तो क्या हो गया, एच एच एच, या फिर टी एच एच, है ना, टी एच एच, या फिर एच टी एच, या फिर टी टी एच, या फिर एच एच टी, फिर टी एच टी, और एच टी टी, और टी टी टी। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए बेसिकली। ठीक है, तो आंसर कैसे आ रहा है, 2 × 2 × 2, या 2⁻3। तो ये आपके पास 8 आ गया। तो अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं, अब मैं 4 टाइम्स के टी डायग्राम नहीं बनाऊंगा, लेकिन 4 टाइम्स कर दूं तो आपको पता है आंसर क्या आने वाला है, 2⁻4 आएगा, जो कि 16 होता है। ठीक है, तो अगर हम n टाइम्स उसको, कॉइन को अगर टॉस कर दूं, तो हमारा आंसर जो है 2⁻n आने वाला है। आई होप अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब जरा ये समझते हैं, आपके पास मान लीजिए 4 बुक्स हैं, और एक आपके पास बुक शेल्फ है जिसमें 4 खाने बने हुए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, है ना, जरा ये देखने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास 4 शेल्फ हैं और 4 बुक्स हैं। तो अब आप उनको बुक्स को रखना है, तो आप क्या कैसे रखेंगे, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, एक बुक उठाई, 4 बुक हैं आपके पास, एक बुक उठाई, इन चारों में से किसी में भी एक रख सकते हैं। तो आपके पास कितने ऑप्शन है पहली बुक रखने के लिए, 4। ठीक है, फिर अब आपके पास 3 बुक्स हैं, उसमें से उठाई, अब वहां से अब आपके पास कितने, 3 शेल्फ बचे हैं, तो तीनों में से किसी एक में रख सकते हैं आप। फिर आपके पास 2 बुक्स बची हैं और 2 ही शेल्फ बचे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक बुक उठाओगे, इन दोनों में से किसी एक में रख दोगे। फिर लास्ट वाली बुक के साथ क्या होगा, एक ही शेल्फ है, एक ही बुक है, तो आपके पास क्या होगा, 1 आएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि आपको 4 बुक्स जो हैं 4 सेल्फ में रखने के 24 वेज होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये आप मुझे बताएं। भाई मैंने जो आपको बताया उसको आप ऐसे समझ लो, आपके पास 4 बुक्स हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, 4 बुक्स हैं और 4 सेल्फ हैं। आपने फिजिक्स की बुक उठाई, ठीक है, पहले आपने फिजिक्स की बुक उठाई, तो आपके पास कितने सेल्फ हैं उसको रखने के लिए, 4 हैं, किसी भी एक में रख सकते हो आप। तो फिजिक्स की बुक के लिए आपके पास 4 ऑप्शन हो गए। ठीक है जी, ये समझ लो कि आपके पास 4 तरीके से आप फिजिक्स की बुक रख सकते थे। फिर आपने दूसरी बुक उठाई केमिस्ट्री की, ठीक है ना, फिर आपके पास अब 3 ही सेल्फ बचे, तो आपने यहां पे उठा के केमिस्ट्री रख दी मान लेते हैं, लेकिन 3 ऑप्शन फिर भी थे आपके पास, आप कहीं भी रख सकते थे। ऐसे ही आपके पास एक मैथ्स की बुक थी, फिर आपने उठाई, एक बुक उठाई, और फिर उसके बाद आपके पास 2 सेल्फ बचे हैं, तो फिर आपने यहाँ पे इस जगह पे मैथ्स की रख दी। और फिर आपने ई इंग्लिश की उठाई, और आपके पास एक ही शेल्फ बचा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है और कोई तरीका है नहीं आप रखने का, तो आपके पास यहाँ पे आपने इंग्लिश रख दी। इस तरीके से आप रख सकते थे, आप इनको कहीं भी रख सकते थे, लेकिन होगा तो ऐसा ही ना, कोई भी पहली बुक उठाओगे उसको अगर आप शेल्फ देखोगे तो 4 दिख रही होंगी आपको खाली, वे चारों में से उठा के किसी एक में डाल दो। फिर आप दूसरी बुक उठाओ, कोई सी भी उठा सकते हो, फिर आपने उठाई, अब 3 शेल्फ बचे, तीनों में से किसी एक में डाल दी। फिर ऐसे दो, एक और बुक उठाई, फिर 2 सेल बची उसमें डाल दी, फिर लास्ट वाली बुक उठाई, एक ही सेल बचा वहीं रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपके पास टोटल वेज जो है ये बन गए 4 × 3 × 2 × 1। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं। तो अब एक चीज और देखो,
ये क्या चीज है एक्चुअली में? 4 into 3 into 2 into 1, ये तो फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी चीजें अगर उतने ही सेल्फ हैं आपके पास, तो आपका आंसर क्या आने वाला है? उतनी चीजों का फैक्टोरियल, है ना? मतलब अगर आपके पास n बुक्स होती और n शेल्फ होते, तो आपका आंसर क्या आ जाता? फैक्टोरियल n आपका आंसर आता। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, और हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जितनी बुक्स उतने ही सेल्फ हैं। मान लीजिए 10 बुक्स और 10 सेल्फ होते, तो आपका आंसर जो है फैक्टोरियल 10 आ जाता। आपके पास यहाँ पे 4 बुक्स हैं, 4 सेल्फ हैं, तो आपका आंसर फैक्टोरियल 4 आया है। इस वे में चीजें चलेंगी। अच्छा, अब सोचें आपके पास 4 सेल्फ हैं, ठीक है, और 3 बुक्स हैं, ठीक है। 3 बुक्स हैं, मान लीजिए अब आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की 3 बुक्स हैं। अब 4 सेल्फ हैं, तो अब आपको क्या है? तो आप एक काम कर सकते हो भाई, जब इसको आपको रखना है तो आप क्या करेंगे? आप कहोगे भाई पहले तो एक काम करते हैं, किसी एक सेल को खाली रखते हैं, है ना? ऐसे ही तो होता है ना, फिर मैं इसमें कुछ और चीज रख लूंगा। 3 बुक्स हैं, 4 सेल्फ हैं, तो आप कहोगे कि मैं किसी एक को खाली रख लेता हूं, ठीक। तो अब क्या होगा? अब आपके पास फिर से चॉइस है कि इन चारों में से किसी एक को खाली रख सकते हो आप, ठीक है। तो खाली रखने के भी, मान लीजिए आपने इसको खाली रख लिया, ठीक है, ये खाली है। अब आपने कहा इसको नहीं, इसमें नहीं रखना मैंने, तो इसको चूज करने के लिए भी तो आपके पास 4 तरीके थे कि नहीं थे? बताओ। तो 4 में से एक सेल्फ को आपको खाली रखना था, तो कौन सा खाली रखना, उसके लिए भी आपके पास 4 तरीके थे। अब आपके पास 3 बुक्स हैं और 3 ही सेल्फ हैं। अब फिर से वही पिछली बार वाली कहानी शुरू रहेगी। अब नंबर ऑफ बुक्स और नंबर ऑफ सेल्फ जो है सेम हो गया है। तो अब आप क्या करोगे भाई? पहली बुक उठाओगे, कोई भी पहली एक उठाओगे, मान लीजिए ये उठा लिया आपने, तो इसको यहां पे रखने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। ये आपने 3 तरीके से भर दिया, ठीक है। फिर आपको फिर दूसरी बुक उठाओगे, उसको रखने के लिए 2 सेल्फ हैं, तो फिर 2 हो जाएंगी। और फिर आपके पास एक ही बुक बची और एक ही सेल्फ बची, तो एक। तो आंसर देखो अब भी वही आया है, 4 into 3 into 2 into 1। आंसर वही है, लेकिन सोचने का नजरिया बदल गया आपका। ये ध्यान रखना। तो ऐसा यहां पे यही होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, नजरिया बदलना पड़ेगा। आंसर भले ही सेम आते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको लॉजिकली समझ में आना चाहिए, समझना होगा कि हम क्या करने वाले हैं या क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे, इसका नाम रख देते हैं भाई बॉक्स मेथड, ठीक है। तो कभी मैं आपसे कहूं कि भाई देखो बॉक्स मेथड लगा रहे हैं, तो अब आपको याद आना चाहिए, अच्छा ये बुक्स रखने वाला फंडा था, ये वो हम लगा रहे हैं, ठीक है। बॉक्स बहुत जगह यूज हो सकता है, वो आपकी थिंकिंग को जो है क्लियर कर देगा, ठीक। अब मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, इन अ क्लास देर आर 6 बॉयज एंड 7 गर्ल्स, the teacher wants to select either boy or a girl as class representative. In how many ways can he make the selection? Can you think कि क्या आंसर आना चाहिए इसका? अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि टीचर को क्या करना है। टीचर को एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो है सेलेक्ट करना। 6 लड़के 7 लड़कियां हैं, तो वो क्या करेगा भाई? उसको एक रिप्रेजेंटेटिव ढूंढना है। वो कहेगा भाई अच्छा 6 बॉयज में से एक को बना दिया। तो 6 बॉयज में से एक को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है? छह 6 ऑप्शन है, 6 में से एक को सिलेक्ट करने का तरीका तो सिर्फ एक 6 है ना?
बस अब जैसे ही उसने बॉय सेलेक्ट कर लिया, काम खत्म हो गया उसका। ठीक। दूसरा तरीका ये था कि भाई ये वो 7 गर्ल्स में से किसी एक को चुन लेता, तो उसके पास 7 तरीके थे, तो तब भी काम खत्म हो जाता। तो अब जो आपका आंसर आएगा वो प्लस करके आएगा। क्यों? क्योंकि एक काम करते ही आपका काम खत्म हो चुका है। दोनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, मतलब या तो बॉय को ले लो या गर्ल को ले लो। ठीक है, तो जब अगर काम आपके कोई काम करना है जिसमें सब पार्ट हैं, तो अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो आपका आंसर जो है सम से आएगा। लेकिन अगर वो डिपेंडेंट है तो आंसर जो है मल्टीप्लीकेशन से आएगा। क्यों? भाई आपको सिटी T1 से T3 जाना था, तो जब तक आप T2 पे नहीं गए थे तब तक आपका काम खत्म नहीं हो रहा था। ये डिफरेंस है ना? आपको टी से T1 से T3 तभी आप पहुंच सकते थे जब आप T2 के थ्रू गुजरते, तो इसलिए वहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। आप पार्टी में तभी जा सकते थे कि आप टॉप भी सेलेक्ट करते और बॉटम भी सेलेक्ट करते, तो इसलिए आंसर जो है मल्टीप्लिकेशन से आ रहा था। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि यहां पे भाई एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है, लड़कों में से उठा लिया तो काम खत्म हो गया, या फिर लड़कियों में से उठा लिया तो काम खत्म हो गया। दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए आंसर जो है सम से आएगा। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये बहुत सरल सा डिफरेंस है। बस इतना ध्यान रखना कि भाई क्या इंडिपेंडेंट है काम, एक के खत्म होने से दूसरे को कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा तो आंसर सम से आएगा, पड़ रहा है तो आपको आंसर जो है मल्टीप्लिकेशन से आएगा। ये ध्यान रखना। बाकी अभी हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन एक बेसिक सा गेम ये है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिशन। ठीक, तो अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि आपको जो है 3 डिजिट वाले नंबर्स बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 5 डिजिट्स, और जबकि आप रिपीटिशन नहीं करेंगे, कि मतलब एक डिजिट जो आपने यूज कर ली वो आप दोबारा यूज नहीं करेंगे, तो क्या होगा? कितने नंबर आप बना सकते हैं बताइए। अब देखो करना क्या है भाई, आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, है ना? वंस टेंस एंड हंड्रेड वाला नंबर यूज करने हैं। तो आपको कहीं से भी कोई भी कर लो आप। मान लीजिए आपको यहां पे रखना है ना, ये वंस है, ये टेंस है, और ये हंड्रेड्स है ना? ठीक है जी, तो रखने की जरूरत नहीं है मुझे, वैसे मैं फिर भी लिख दिया चलो तुम्हारे लिए। तो आपने मान लीजिए पहले हंड्रेड्स की डिजिट को सेलेक्ट करना है, तो हंड्रेड्स की डिजिट सेलेक्ट करने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स हैं। इन पांचों में से कोई भी एक आप हंड्रेड्स डिजिट में रख सकते हो, हंड्रेड्स के प्लेस पे रख सकते हो। तो कितने हो गए? 5 हो गए। देन अब टेंस में लिखना है आपको। अब जो नंबर आपने यहां पे यूज कर लिया, क्यों रिपीट नहीं कर सकते आप, तो अब आपके पास कितने बचे होंगे? 4 नंबर बचेंगे। 4 को उठाया, यहां पे रख दिया, उनमें से कोई एक, तो उसको रखने के भी 4 ऑप्शन हो गए आपके पास, 4 तरीके हो गए। फिर आपके पास ये लास्ट प्लेस बचा है, अब नंबर बचे हैं 3, क्योंकि 2 ऑलरेडी यूज हो गए आपके पास, तो आपके पास 3 हो गए यहां पे रखने के ऑप्शंस। तीनों में से कोई एक यूज कर सकते थे आप। तो टोटल हो गए आपके पास 5 4 इंटू 3 यानी कि 60। बताइए समझ में? अच्छा, मैं अगर कंडीशन चेंज कर दूं, मैं कहता हूं कि भैया विद रिपीटिशन बताओ मुझे आप, है ना? बताओ विद रिपीटिशन, बोलो भाई। अब आप देखो, अगर आपको रिपीट करना अलाउड है, ठीक है, तब आपके पास क्या होगा?
आपके पास अभी भी नंबर 5 ही हैं और रिपीट आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जब कोई पहला चूज करना था, मान लीजिए अब की बार मैंने वंस से रखना शुरू किया, तो वंस में रखने के लिए मेरे पास 5 नंबर है, ठीक है, रख दिया। अब मैं रिपीट कर सकता हूं, तो दूसरी जगह रखने के लिए फिर से 5 नंबर है, और फिर तीसरी प्लेस पे रखने के लिए फिर से 5 नंबर है। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 5⁻³ यानी कि 125 ये आंसर होगा। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, द फ्लैग ऑफ अ न्यूली फॉर्म्ड फोरम इज इन द फॉर्म ऑफ, ऐसा करके आपके पास एक फ्लैग है ऑफ 3 ब्लॉक्स ईच टू बी कलर्ड डिफरेंटली। If there are 6 different colors on the whole to choose from, how many such designs are possible? कितने डिजाइन के फ्लैग आप अलग अलग जो है डिसाइड कर सकते हो, बताइए जी, क्या करेंगे आप आंसर। भाई आपको जो है तीनों पे कलर करना है ना, लेकिन वो डिफरेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहला बॉक्स है उसको कलर करने के आपके पास टोटल 6 कलर्स हैं, तो पहले वाले को में आप 6 में से कोई भी एक कलर यूज कर सकते हो। अब आपको डिफरेंट रखना है, तो दूसरे वाले के लिए आपके पास बचे 5 और तीसरे वाले के लिए बचे आपके पास 4, तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 120 आपका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग which can be formed out of the letters of the word rose when the repetition of the letters is not allowed. Second is the repetition of the letters is allowed. बताइए जी क्या करेंगे आप। तो भाई आपके पास 4 लेटर्स हैं, ROSE, है ना, ये 4 लेटर्स हैं आपके पास। अब आपको नए वर्ड्स बनाने हैं, मीनिंग हो नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है ना, ये नहीं कहोगे भाई इसकी मीनिंग होनी चाहिए। तो अब क्या होगा भाई, 4 लेटर्स हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो पहला आपने जो भरा लेटर वर्ड का, उसमें से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, फिर इन चारों लेटर्स में से कोई एक उठा लेंगे आप, फिर अगले वाले के लिए फिर 3 बचेंगे, फिर उससे अगले वाले के लिए 2 बचेंगे और फिर 1 बचेगा। तो आपका आंसर आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24। अब जब रिपीटिशन अलाउड है तो क्या होगा भाई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो पहले वाले के लिए भी 4 लेटर्स हैं, दूसरे वाले के लिए भी 4 हैं, तीसरे वाले के लिए भी 4 है और चौथे वाले के लिए भी 4 है, यानी कि 4⁴ यानी कि 256 आ जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन है, देर आर 3 कैंडिडेट्स फॉर अ क्लासिकल, 5 कैंडिडेट्स फॉर अ मैथमेटिकल एंड 4 कैंडिडेट्स फॉर अ नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप। ठीक है, ये अलग अलग स्कॉलरशिप है जिसमें कि अलग अलग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड, बताएं जी क्या होगा। तो भाई अब क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई कोई एक स्कॉलरशिप कितने तरीके से दी जा सकती है। मान लीजिए हमने क्लासिकल देनी है, तो 3 कैंडिडेट है, 3 तरीके होगा। ऐसे ही आपको मैथमेटिकल है, उसके लिए 4 कैंडिडेट है, किसी भी 4 को एक को दी जा सकती है। और नेचुरल साइंस वाली उसके लिए ओके, मैथ्स के लिए 5 थे, तो ये मुझे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, ठीक है, यहाँ चेंज कर देता हूँ पहले। मैथ्स वाले के लिए 5 थे तो 5 तरीके हैं, और उसके लिए 4 हैं, तो टोटल हो गए आपके पास 60 वेज में जिसमें ये स्कॉलरशिप दी जा सकती है। अब आई सेकंड वाले की बात, इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड, कोई एक अवार्ड करनी है तो क्या करेंगे भाई। अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे थोड़ा सा चेंज हुआ सेकंड में, इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड, यानी कि आपको कोई एक देनी थी। तो मान लीजिए आपने क्लासिकल वाली देनी थी, तो आपके पास 3 कैंडिडेट थे, किसी एक को दे दी, काम खत्म। फिर आपको नहीं जी, आपको मैथ्स वाली देनी थी, तो उसके लिए 4 कैंडिडेट थे, किसी एक को दे दी, काम खत्म। या फिर आपने कहा कि भाई
मुझे नेचुरल साइंस वाली देनी थी, तो फिर मैंने गलत कर दिया। ये 5 कैंडिडेट मैथ्स के लिए हैं और नेचुरल साइंस वाले के लिए 4 हैं, क्योंकि काम खत्म हो जा रहा है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमने सम कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 12। ये चीज आपको समझनी है। आज के लिए इतना ही, फिर बाकी के नेक्स्ट टाइम करेंगे। एंड आई होप ये जो डिफरेंस है छोटा सा, कि कब काम खत्म हो जा रहा है और कब काम खत्म नहीं हो रहा, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।